नमस्कार दोस्तों, एवरीथिंग अभिषेक यूट्यूब चैनल पे मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं फिर से विज्ञान का सीरीज जो चल रहा था सामान्य विज्ञान, जो कि जनरल कंपटीशन के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। चाहे आप बीपीएससी टीचर रिक्रूटमेंट की एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, चाहे कोई भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, जिसमें सामान्य विज्ञान भर भर के पूछे जाते हैं जो कि बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा था हेक्टेटर के वर्गीकरण जगत के बारे में। इसके बारे में हमने देखा था जिसमें कि 5 जगत बताए गए थे और उन्हीं 5 जगत को हम अच्छे तरीके से इसमें डिस्क्राइब करके इस वीडियो के अंतर्गत जानेंगे और जानकारी भी समझेंगे। अगर वीडियो में अभी तक आप नए हैं तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए इसी प्रकार के वीडियोस देखने के लिए। साथ ही आप अपना कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर लिखिएगा और लाइक करके हमारा प्रोत्साहन जरूर बढ़ाइएगा ताकि हम आपके लिए और अच्छे तरीके से वीडियोज बना करके लाते रहें। आगे बढ़ेंगे और इन्हीं सभी जानकारी को सम्मिलित करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और ले चलते हैं आपको जो आपका जो है जहां पर जो 5 जगत में विभाजित किया गया था किनके द्वारा, तो हेक्टेटर के द्वारा। तो इन्हीं को हम डिस्क्राइब करेंगे इस वीडियो के अंतर्गत और कई जानकारी को भी समझते चलेंगे। ये 5 जगत कौन कौन जगत थे जिसे 5 जगत बोला जाता है, उसे किंगडॉम्स भी कहते हैं इंग्लिश में, ध्यान रखेंगे इस बात को। और यहाँ पर देखें तो मोनेरा जो है कि पद्धति है, ये मोनेरा जो एक जगत है जिसके बारे में बताया गया कि मोनेरा जगत में क्या था। तो सभी इसमें जो है कि सभी एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं। इस मोनेरा जगत में जो सभी एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव ही शामिल होते हैं। उदाहरण के लिए आप जान सकते हैं माइकोप्लाज्मा, जीवाणु, आर्कियोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ये 4-5 जो है कि जीव आपके उदाहरण के लिए यहाँ पर मोनेरा जगत से संबंधित है। उसके बाद प्रोटिस्टा जगत है। प्रोटिस्टा जगत में हम देखें तो प्रोटिस्टा जगत एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव का एक समूह होता है जिसमें हम जान सकते हैं कि शैवाल एवं प्रोटोजोआ जैसे जीव सम्मिलित होते हैं। इसको और तफसील से हम आगे बताएंगे एक एक पार्ट अलग अलग करके। देख सकते हैं कवक, कवक के बारे में जाने तो मोटे तौर पे जाने तो कवक थैलाफाइट्स के रूप में जाने जाता है और अधिकांशतः इसमें बहुकोशिकीय जीव पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए आप इसमें जान सकते हैं ईस्ट, मरुश्रम, मशरूम जिसे बोलते हैं, काइटिन निर्मित कोशिका भित्ति, ये सारे चीज आप देख सकते हैं कि कवक से संबंधित होते हैं। पादप जगत के बारे में जाने कि पादप का जो है कि संबंधित है तो पादप स्वपोषी होता है, बायोफाइटा होता है। उसके बाद देख सकते हैं टेरिडोफाइटा भी कहा जाता है इसे, पादप जगत के ही ये सब आते हैं। बायोफाइटा, स्वपोषी, टेरिडोफाइटा ये पादप जगत के अंतर्गत आते हैं। अनावृति बीज एवं आवृत्ति बीजी भी जो है कि इसी पादप पद्धति के अंतर्गत पादप जगत के अंतर्गत आते हैं। जंतु जगत में देखें तो जंतु जगत में सभी उपभोक्ता जीव कशेरुकी जीव होता है, यानी कि इसमें कशेरु पाए जाते हैं, यानी कि जो कशेरु जिसको बोलते हैं रीढ़ की हड्डी में जो कशेरु इस तरीके से पाए जाते हैं, है ना। तो ये चीज होते हैं जिसमें कि 28 कशेरुकु, कितने कशेरुकु होते हैं मानव के रीढ़ की हड्डी में, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसमें अकशेरुकु जीव भी पाए जाते हैं जंतु मतलब जो है कि जंतु जगत में के अंतर्गत। आगे बढ़ेंगे तो मोनेरा जगत को और अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करके यहाँ पर बताया गया है जिसको हम अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। इसमें कि मोनेरा जगत में कहा जाता है कि माइकोप्लाज्मा, साइनोबैक्टीरिया और जीवाणु, ये 3 जो है कि मोनेरा जगत से संबंधित रखते हैं। ये मोनेरा जगत से संबंधित रखते हुए हम इसमें जाने कि यह स्वतंत्र जीवन यापन करने वाले सूक्ष्म जीव होते हैं एवं प्रजनन में समर्थ होते हैं। यानी कि जो है कि मोनेरा जगत में किस प्रकार के जीव होते हैं जो स्वतंत्र जीवन यापन करने के लिए सूक्ष्म जीव होते हैं एवं जो है कि प्रजनन करने में भी समर्थ होते हैं। ये माइकोप्लाज्मा के बारे में कहा गया है। साइनोबैक्टीरिया के अन्य नाम के रूप में जाने तो नील हरित शैवाल भी कहा जाता है। इसे नील हरित शैवाल के रूप में साइनोबैक्टीरिया को जाना जाता है जो कि मोनेरा जगत से संबंधित रखता है। जीवाणु के बारे में जाने तो जीवाणु सरल तथा एक कोशिकीय सूक्ष्मजीव होता है जो 2 प्रकार से पाए जाते हैं, एक परपोषी होता है, एक स्वपोषी होता है। यानी जीवाणु 2 प्रकार के होते हैं, एक परपोषी जीवाणु होते हैं, एक स्वपोषी जीवाणु होते हैं, जो कि मोनेरा जगत के अंतर्गत आता है। अब कवक के बारे में जाने यहाँ से तो कवक के बारे में बहुत जानकारी यहाँ पर दिया गया है। इसमें पर्णहरिम होता है, यानी कि पर्णहरिम यानी कि नो क्लोरोफिल, यानी इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। थाइलाफाइट्स, यह इसे थाइलाफाइट्स के रूप में भी जाना जाता है। थैलोफाइट्स कहते हैं, थैलाफाइट्स नहीं है, थाइलोफाइट्स है।
उसके बाद परपोषी के रूप में यानी कि हेट्रोट्रॉफिक इसे बोला जाता है। उसके बाद देखें तो कोशिका भित्ति काइटिन से निर्मित होता है, यानी कोशिका जो भित्ति होती है इसका कवक का, इसकी काइटिन से निर्मित होती है। कवक का अध्ययन करने को यानी कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। कवक प्लस शैवाल यानी कवक और शैवाल दोनों मिल करके लाइकेन का निर्माण करता है, जो कि लाइकेन एक प्रकार का वायु प्रदूषण का सूचक के रूप में जाना जाता है। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं खमीर और कुकुरमुत्ता को आप रख सकते हैं कवक श्रेणी में। यह बेहद ही इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे प्रोटिस्टा समूह। प्रोटिस्टा समूह क्या होता है? प्रोटिस्टा समूह के बारे में जानते हुए यहाँ पर देखेंगे कि पादप के समान देखें तो क्रायोफाइटा, डाइनोफ्लाइटो देख सकते हैं, डाइनोफ्लेजेलेट, उसके बाद है यूग्लिनॉड, यानी कि यूग्लिनॉड जो होता है यानी कि पादप में और जंतु में दोनों में पाया जाता है। यूग्लिना जो बोला जाता है उसे, यानी यूग्लिना जो जगत होता है उसको जो है कि पादप और जो है कि जंतु दोनों में रखा गया है, क्योंकि जो यूग्लिना होता है इसमें कोशिका भी पाया जाता है और पर्णहरित भी पाया जाता है। एक ऐसा जीव है यह जिसमें पर्णहरित पाया जाता है, इसीलिए इसे पादप और जंतु दोनों समूह में रखा गया है, जिसे यूग्लिनॉइड भी कहा जाता है। देख सकते हैं प्रोटिस्टा समूह के अंतर्गत है यह। आगे बढ़ेंगे तो देख सकते हैं इसमें देखें तो पादप में सबसे पहले देख लेते हैं तो डाइटमस जो है कि डाइटमस जिसमें कि सबसे बड़े प्रकाश संश्लेषी होते हैं, इसमें जो जीव होते हैं यह सबसे बड़े प्रकाश संश्लेषी होते हैं डाइटमस के रूप में। डिसमिस्ड देख सकते हैं सुनहरे शैवाल के रूप में जाने जाते हैं, सुनहरे शैवाल डिसमिस्ड के रूप में जाने जाते हैं। उसके बाद देखिए तो यूग्लिनॉड के रूप में मैक्सोट्रॉफिक पोषण जिसे बोलते हैं मैक्सोट्रॉफिक पोषण, ये जंतु तथा पादप के बीच संयोजी कड़ी है, यानी कि यूग्लिना जो है एक प्रकार का या फिर यूग्लिनॉड कह लें, यह जंतु और पादप जो श्रेणी है उसको जो है कि सम्मिलित रूप से एक साथ जोड़ता है, एक कड़ी है ना, कि यूग्लिना प्रोटिस्टा जगत में आते हैं। ध्यान रखेंगे इस बात को, यूग्लिना एक जीव है जो कि प्रोटिस्टा जगत में आता है। स्लाइम मोल्ड्स है जो कि जंतु जगत के में आता है, कि स्लाइम मोल्ड्स यानी कवक के समान होता है यह। उसके बाद देख सकते हैं प्रोटोजोआ एक जीव होता है, एक कोशिकीय जीव होता है। देखेंगे अमीबा जिसका उदाहरण है पैरामेसियम और ट्रेपोनोसोमा, ये तीनों जो है कि एक कोशिकीय जीव होता है। ध्यान रखेंगे इस बात को, यह भी इंपॉर्टेंट है। आप एक बात जान लीजिए कि इस वीडियो के अंतर्गत जो भी हम बता रहे हैं सारे के सारे बहुत बेहद ही इंपॉर्टेंट ही है। वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों के साथ। अगर नए हैं हमारे इस चैनल पे तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा। यहाँ देख सकते हैं पादप जगत। पादप जगत के बारे में जाने तो थैलोफाइट कहते हैं इसे, थैलोफाइट कहते हैं, यानी कि इस प्रकार से इसका होता है फिगर आप देख सकते हैं यहाँ से, थैलोफाइट कहते हैं। तो थैलोफाइटा में देखें तो सरल शारीरिक संरचना होता है इसका। शैवाल बैक्टीरिया कवक में पाए जाते हैं, सर्वव्यापी होते हैं। यह सर्वव्यापी मतलब हर एक जगह आपको देखने को मिल जाएगा। स्पाइरो गायरा इसे भी कहते हैं, यानी उदाहरण के लिए स्पाइरो गायरा में आप देखने को मिलेगा आपको उदाहरण के लिए थैलोफाइटा, यानी उदाहरण के लिए आप स्पाइरो गायरा को रख सकते हैं। उसके बाद देखें तो यह पादप जगत का है। तो पादप जगत में देखें तो बायोफाइटा होता है, पादप जगत में एक और प्रजाति का नाम है बायोफाइटा। इसमें जल स्थिर देखते हैं जल स्तर चर पर होता है, यानी कि जल स्तर इसका जो है कि चरम पर होता है, चर पर होता है, जल स्तर चर। उसके बाद देख सकते हैं संवहनीय उत्तकों की अनुपस्थिति होती है इसमें, संवहनीय उत्तकों की इसमें उपस्थिति होती है किसमें? बायोफाइटा में। यहाँ देख सकते हैं बायोफाइटा का फिगर भी दिया गया है। उदाहरण के लिए मॉस एवं लीवर देख सकते हैं, लीवर वर्ट मार्कियोसिया भी कहा जाता है इसे। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं मॉस एवं लीवर मार्केसिया रख सकते हैं। उसके बाद देख सकते हैं ट्रेडोफाइटा, देख सकते हैं टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा में देखें तो टेरिडोफाइटा एक प्रकार का पादप होता है जिसमें कि संवहनीय उत्तक उपस्थित होते हैं, यानी संवहनीय उत्तक जो होते हैं या होता है इसमें। उदाहरण के लिए फर्न के पौधे को रख सकते हैं, हॉर्स टेल या फिर मार्सलिया को रख सकते हैं। ये एक प्रकार के पादप का नाम वगैरह दिया गया है। उसके बाद देख सकते हैं जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म के बारे में जाने तो जिम्नोस्पर्म यानी कि जिम्नो मतलब नग्न, स्पर्मा मतलब बीज, यानी नग्न बीज के रूप में हम जानते हैं यहाँ से। और उसके बारे में देखें तो यह बहुवर्षीय देख सकते हैं, बहुवर्षीय एक सदाबहार पौधा होता है, एक पादप होता है। इसका उदाहरण के लिए हम जाने तो पाइनस का पौधा तथा साइकस का पौधा
को आप रख सकते हैं जिम्नोस्पर्म के श्रेणी में। आगे बढ़ेंगे तो देख सकते हैं यह है एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म किसे कहते हैं? तो एंजियोस्पर्म के बारे में जाने तो आवृत्ति बीजी इसके कहते हैं। आवृत्ति बीजी या फिर एंजियो ढका हुआ होता है, यानी कि एंजियो होता है ढका हुआ अंतः आवृत्ति बीजी, जिसमें कि आप जानेंगे तो अन्य नाम के रूप में जाने तो पुष्पीय पादप के रूप में आप जान सकते हैं। यह एक फलदार होता है, मतलब जो है कि यह पेड़ जो होता है या पौधा होता है फल देता है। उदाहरण के लिए आम एवं अमरूद और पपीता को रख सकते हैं आप इस श्रेणी में, एंजियोस्पर्म की श्रेणी में। आगे बढ़ेंगे जिसमें हम जानेंगे पादपों के भेद के बारे में। पादपों के भेद के बारे में जाने तो क्रिप्टोगैम एक भेद है और दूसरा है फेनडोगैम। ये दो भेद हैं पादप के। इसमें अप्रत्यक्ष जननांग होते हैं, उसे क्रिप्टोगैम कहा जाता है। बीज उत्पन्न करने में असक्षम होता है क्रिप्टोगैम। उदाहरण के लिए थैलाफाइटा, बायोफाइटा और टेरिडोफाइटा को रखा गया है। यानी थैलाफाइटा, बायोफाइटा और टेरिडोफाइटा जो है यह क्रिप्टोगैम के अंतर्गत आते हैं और फेनडोगैम के अंतर्गत जिम्नोस्पर्म एवं एंजियोस्पर्म को रखा गया है, जिसमें कि बीज उत्पन्न करने में यह सक्षम होता है और पूर्ण विकसित जनन अंग भी होते हैं इसके अंतर्गत। जो फेनडोगैम जो होते हैं, यानी कि इस प्रकार के जो पादप होते हैं, ये पौधे होते हैं, उसमें पूर्ण विकसित जननांग होते हैं, बीज उत्पन्न करने के लिए सक्षम होते हैं, जिसे जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के श्रेणी में रखा गया है। आगे बढ़ेंगे तो देख सकते हैं पादप जगत का वर्गीकरण यहाँ पर कहा गया है। तो पादप जगत के वर्गीकरण में देखें तो सबसे पहले यहाँ पर विभेदित पादप शरीर के बारे में बताया गया। उसके बाद बिना विभेदन वाले पादप शरीर के बारे में बताया गया, यानी कि दो भागों में बांटा गया। जिसमें विभेदित पादप शरीर के बारे में जाने तो बिना संवहनी उत्तक के जो होते हैं, बिना संवहनी उत्तक के कौन होते हैं? तो बायोफाइटा होते हैं। और संवहनी उत्तक युक्त जो होते हैं, जो जिसमें संवहनी उत्तक पाए जाते हैं, वह बीज रहित होते हैं। तो बीज रहित कौन होते हैं? तो टेरिडोफाइटा होता है। और बीज युक्त यानी बीज से रिलेटेड होता है, यानी जिसमें बीज होता है, तो वो होते हैं कि किस प्रकार से बीज हो सकते हैं? तो द्विबीजपत्री हो सकते हैं, यानी कि दो बीज पत्र वाले बीज होते हैं, जैसे कि मक्का, गेहूं, धान, जौ, यानी कि जिसमें दो बीज पत्री होते हैं। यानी कि जैसे आप मूंग देखे होंगे, आप मसूर का दाल देखे होंगे, उसको जब आप फोड़िएगा ना दाना को, तो उसमें दो भाग आपको मिलेगा, तो वो द्विबीजपत्री कहलाता है। और जो एक बीजपत्री होता है, एक बीजपत्री जिसमें कि एक होता है, जैसे चावल को आप कैसे तोड़िए? चावल एक ही होता है, उसे एक बीजपत्री कहा जाता है। जैसे कि मटर में भी होता है भाई साहब, यह द्विबीजपत्री होता है मटर। यहाँ पर बताया गया कि मटर एक बीजपत्री होते हैं, यानी कि एक बीज पत्र वाले बीज होते हैं। आलू, सेब, ये सब एक बीजपत्री होते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसमें आपको बिना विभेदन वाले पादप शरीर के बारे में भी बताया गया यहाँ पर कि थैलाफाइटा, जैसे कि शैवाल, कवक एवं बैक्टीरिया को इसके अंतर्गत रखा गया है। आगे बढ़ेंगे, देख सकते हैं प्राणी जगत का वर्गीकरण के रूप में आपके स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे। इसमें कहा जा रहा है कि प्राणी जगत के वर्गीकरण के बारे में जानते हैं। यहाँ पर कुछ जानकारी है, जिसमें कि तो कहा गया कि कोशिका स्तरीय संरचना, जैसे कि संघ फोड़ीफेरा, जिसे संघ फोड़ीफेरा कहते हैं। यह संघ जो है कि फोड़ीफेरा से रिलेटेड है, यानी कोशिका स्तरीय संरचना के बारे में जानते हैं तो संघ इसका जो होगा वह फोड़ीफेरा के अंतर्गत आएगा। यानी पादप जगत के दो भेद होते हैं, उत्तक स्तरीय संरचना एवं कोशिका स्तरीय संरचना, ये दो भेद होते हैं। और कोशिका स्तरीय संरचना के अंतर्गत संघ फोड़ीफेरा आता है। उसके बाद देख सकते हैं उत्तक स्तरीय संरचना के अंतर्गत आप तीन भाग में इसे लिखा गया है कि देह गुहाधारी एक अलग पार्ट बनाया गया है, जिसके माध्यम से आप देख सकते हैं अलग अलग पार्ट बताया गया है। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर कूट देह, जिसे कि गुहाधारी कहते हैं और निमिटेडोर कहते हैं। उसके बाद देखिए तो बाह्य त्वचा, देख सकते हैं बाह्य त्वचा एवं जठर त्वचा के बीच देह गुहा का अभाव होता है, इसे प्लैंटीहेमनेथीज सेलेंट्रेडा कहा जाता है, ध्यान रखेंगे इसको। उसके बाद देखेंगे तो अंत स्तर की थैली से देह गुहा बनता है। अंतर स्तर की जो थैली होती है उसे देह गुहा का निर्माण होता है। और यह जो देह गुहा होता है वह नोटोकार्ड युक्त होता है। ये देखिए नोटोकार्ड विहीन कौन होते हैं? तो देख सकते हैं इकाइनोडर्मेटा को कहा जाता है, इकाइनोडर्मेटा को कहा जाता है।
यहाँ पर देखिए नोटोकॉर्ड युक्त जो कोन होते हैं तो ये होते हैं, ये जो जीभ दिख रहे हैं आपको, कार्डियोटा जिसे बोला जाता है, कार्डियोटा उसको कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पर एक और पार्ट देह गुहाधारी से निकल के आता है जिसे मेसोडर्म कोशिका का विकास होता है। इसमें एनेलिडा, मेलास्का, अर्थोपोडा ये सारे के सारे चीज सम्मिलित होते आते हैं देह गुहाधारी के जीव के अंतर्गत। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे और जानकारी आपके सामने आएगा जिसमें कि लार्वा अवशोषी नाकोटा देख सकते हैं नोटोकार्ड होता है जो कि प्रोटोकार्डियोटा कहा जाता है। इस प्रकार का जो लार्वा होता है, लार्वा यानी कि किसी कीट का जो मतलब प्यूपा होता है, अंडा कह ले उसको, एक प्रकार से छोटा बच्चा कह ले, तो उसे लार्वा कहा जाता है। तो लार्वा में अवशोषी नाटोकार्ड को कहता है, क्या कहते हैं, तो प्रोटोकार्डियोटा कहा जाता है, जो इस प्रकार से दिखता है। नाटोकार्ड की जगह मेरुदंड होता है, यानी नाटोकार्ड की जगह क्या होता है तो मेरुदंड होता है जो कि कशेरुकी कहलाता है। यानी कि जो कशेरुकी की जो मैंने बताया आपको कि मानव के शरीर की हड्डी में कशेरु पाया जाता है, तो उसे कशेरुकी इस तरीके से होता है। तो ये जो पार्ट है, ये अलग अलग खंड है, ये कशेरुकी कहा जाता है, जिसे देख सकते हैं साइक्लोएस्टोमेटा कहा जाता है, स्तनपायी कहा जाता है, सरीसृप कहा जाता है, पक्षी, उभयचर, मत्स्य, इन सभी में आपको कशेरुकी देखने को मिलता है। ध्यान रखेंगे, साइक्लोएस्टोमेटा स्तनपायी, उसके बाद सरीसृप, पक्षी, उभयचर और मत्स्य, इन सभी चीजों में आपको कशेरुकी देखने को मिलेगा। उसके बाद हम जानते हैं यहाँ से कि जंतु जगत। अब जंतु जगत के बारे में जानते हैं तो यह एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है कि जंतु जगत का वर्गीकरण हम किस प्रकार से कर सकते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि एनेमाई देख सकते हैं, एनाइमा जिसे बोलते हैं, जिसमें कि लाल रुधिर का अभाव होता है, इसे एनाइमा श्रेणी में रखा गया है। और इनाइमा देख सकते हैं, एनाइमा और इनाइमा जिसमें लाल रुधिर उपस्थित होते हैं उसे इनाइमा कहते हैं, ई वाला है ना, और जिसमें लाल रुधिर नहीं होते हैं तो वो आपका एनाइमा कहलाता है। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं जो एनाइमा होता है जिसमें लाल रुधिर नहीं होता है, उसका जो शरीर होता है स्पंज, सेलिट्रेटा, मेलास्का, इकाड्रोस्टा और अकेशकुरुकी कहलाता है। अकेश मतलब अकशेरुकी जंतु कहलाता है। ध्यान रखेंगे। इसको जो है कि इनाइमा को दो भागों में बांटा गया है, यानी कि इनाइमा को भी दो भागों में बांटा गया है, जिसमें लाल रुधिर होते हैं उसको दो भागों में बांटा गया है, जिसे युराज कहते हैं, जिसमें कि बच्चे देने वाले जंतु को युराज कहा जाता है, यानी कि बच्चे देते हैं जो जंतु उन्हें युराज कहा जाता है, जिसमें कि स्तनधारी जंतु या फिर पशु, मनुष्य एवं स्तनधारी मतलब जंतु आते हैं। यानी कि युराज ऐसे मतलब वर्गीकी है जिसके अंतर्गत जो जीव बच्चा को जन्म देता है तो वह स्तनधारी जंतु होगा और जो युराज श्रेणी के अंतर्गत आएगा। उसके बाद देख सकते हैं अंडयुज, यानी ओविपारियस जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, जिसमें कि अंडा देने वाले जंतु शामिल होते हैं, जिसमें कि मत्स्य, पक्षी, उभयचर और सरीसृप आदि होते हैं। इस वीडियो में आप जान पाए होंगे कि जंतु जगत और कई सारे जानकारी, पादप जगत और जो है कि जो 5 जगत में हिप्टो के द्वारा दिया गया था, तो उन सभी 5 जगत के बारे में हम इस वीडियो में जान पाए हैं अच्छे तरीके से। नेक्स्ट वीडियो में हम और अच्छे तरीके से जानने की कोशिश करेंगे मत्स्य, साइक्लोस्ट्रोम, इसके आगे वाले चैप्टर को हम देखने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।